अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। जहां तनाज़ात, इख्तलाफात और तकरार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए वहां किसी भी जमात या इदारे का वक़ार और इस्तेहकाम कमज़ोर पड़ने लगता है। यही सूरत हाल इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर भी नुमाया तौर पर देखने को मिल रही है। कभी एक मजबूत और यकजा जमात समझी जाने वाली तहरीक इंसाफ आज शदीद अंदरूनी तकसीम और धड़ों में बंटने के अमल से गुजर रही है। क़यादत के दरमियान इख्तलाफात, फैसलों पर अदम एतमाद और पॉलिसीज़ में हम आहंगी की कमी ने जमात के इत्तेहाद को कमज़ोर कर दिया है। इस तकसीम ने न सिर्फ कारकुनान के अंदर मायूसी को जन्म दिया है बल्कि अवामी सतह पर भी तहरीक इंसाफ के बयानिए को धचका पहुंचाया है। तहरीक इंसाफ की असल ताकत उसके कारकुनान का जोश और क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद था, लेकिन मौजूदा हालात ने इस बुनियाद को हिला कर रख दिया है। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स के बाहमी इल्ज़ामात और मुसलसल तकरार ने यह तासुर आम कर दिया है कि जमात अपनी दाखिली सफ़बंदी को दुरुस्त करने में नाकाम है। अवाम में ये सवालात बढ़ने लगे हैं कि जब तहरीक इंसाफ अपने इख्तलाफात पर काबू नहीं पा सकती तो मुल्क के बड़े मसाइल को कैसे हल करेगी। और सबसे बढ़कर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे पार्टी क़यादत बानी पीटीआई की तमाम हिदायत को नज़रअंदाज करके बानी पीटीआई को जमात से खुद माइनस कर रही है। जैसा कि अपोजिशन लीडर की नामजदगी के मामले पर पार्टी की सियासी कोर कमेटी के इजलास में बानी पीटीआई की हिदायत को नज़रअंदाज किया गया और आज अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान पार्टी के मरकजी रहनुमा गैर हाजिर रहे, जिस पर आज अलीमा खान ने भी खुलकर तनकीद की। अलीमा खान का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि लीडरशिप की कोई ऐसी मसरूफियात है कि वो बानी पीटीआई के लिए आधा घंटा निकाल सकते हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी रहनुमाओं की तरजीह में बानी पीटीआई की रिहाई शामिल नहीं है। इससे तासुर भर रहा है कि पार्टी कायदीन के हवाले से जो इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो बानी पीटीआई की रिहाई नहीं चाहते, किसी हद तक दुरुस्त मालूम होता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान अकरम राजा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे को छोड़ने के फैसले की एक वजह उन पर बढ़ता हुआ दबाव भी बताया जाता है, और वो दबाव ये था कि पार्टी रहनुमा सलमान अकरम राजा से बानी पीटीआई से मुलाकात क्यों नहीं कराते, जबकि उन्होंने 1 घंटे के मुख्तसर वक्त में अपोजिशन लीडर की नामजदगियों के हवाले से पीटीआई रहनुमा अली बुखारी की मुलाकात कराई थी। अब सवाल यह है कि जब पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई से मिलने के लिए बेकरार थे तो वो आज अडियाला जेल में समाअत के दौरान क्यों मौजूद नहीं थे। अब मुमकिन है कि अलीमा खान, जिन पर यह इल्ज़ाम लगता है वो कि बानी पीटीआई को डबल क्रॉस कर रही हैं, वो इस तासुर को ज़ाइल करने की कोशिश कर रही हों और ये बताना चाहती हूँ कि वो इस वक्त तने तनहा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें कर रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने 2 साहबजादों की गिरफ्तारी भी दे दी है। बहरहाल ये तासुर ज़रूर उभर रहा है कि बानी पीटीआई की पार्टी पर गिरफ्त उस तरह से मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि बानी पीटीआई के ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट की हिदायत को भी नज़रअंदाज कर दिया गया और तहरीक इंसाफ ने बाई इलेक्शंस में भरपूर अंदाज में हिस्सा लेने का फैसला किया है। अब सियासी और अंदरूनी तौर पर तहरीक इंसाफ मुश्किलात की जद में तो है ही, लेकिन कानूनी महाज पर भी तहरीक इंसाफ को मुसलसल सेटबैक होता चला जा रहा है। 9 मई केसेस में पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान को सजाएं मिलने का सिलसिला तेजी के साथ जारी है। गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं को 10-10 साल सजाएं हो चुकी हैं। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ये सजाएं मिलना पार्टी के लिए सियासी तौर पर बड़ा धचका तो है, क्योंकि पार्टी की अहम क़यादत पहले ही पाबंद सलासल या अदालतों के चक्कर काट रही है। इस सूरत हाल ने पार्टी की तंजीमी सलाहियत और अवामी सतह पर मुतहर्रिक होने की क़ुव्वत को महदूद कर दिया है। यानी ये कहा जा सकता है कि 9 मई के वाक़यात के असरात अभी ख़त्म नहीं हुए, बल्कि उनकी गूंज आने वाले अरसे तक पाकिस्तान की सियासत में सुनाई देती रहेगी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का ये फैसला जहाँ ये वाज़ेह कर रहा है कि रियासत अपनी रिट कायम करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने के लिए पुरज़्म है, तो वहीं तहरीक इंसाफ के लिए यह फैसला उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा लेकर आया है। अब सियासी हलकों के बकौल तहरीक इंसाफ पर एहतसाब का दायरा इसलिए सख्त हो रहा है क्योंकि वो अपने बयानिए में इदारों के खिलाफ शिद्दत ला रही है। यही वजह है कि फवाद चौधरी पार्टी को यह मशवरा दे रहे हैं कि फैसलों से सियासत में तलखियाँ बढ़ रही हैं और इन तलखियों को कम करने की ज़रूरत है। फवाद चौधरी इस मुताल्लिक़ क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। और लेकिन दूसरी तरफ ये भी बिल्कुल सही बात है कि आपको जो पॉलिसी है इस वक्त एग्रेसिव पॉलिसी जो है पीटीआई की, जो 2-3 साल से चल रही है, उसने इतना पे ऑफ नहीं किया। उसके अंदर भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है, हमारा उसको सोचने की ज़रूरत है ताकि ये तलखियाँ कम हों। लेकिन आज के फैसलों से भी तलखियाँ बढ़ेंगी और जो सारी मॉडरेट लीडरशिप है उसको तो पहले ही बाहर कर दिया गया है और उसके बाद अब ये जो कुछ लोग थे उनको भी अब मुकम्मल फारिग कर दिया गया। अब पीटीआई को जारहाना पॉलिसी पर नजरसानी का मशवरा दिया जा रहा है, तो वहीं हुकूमत भी तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत दे रही है। जैसा कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुल्क को भंवर से निकालने के लिए तमाम इदारे सर जोड़ कर बैठे। सियासी और माशी इस्तेहकाम का हल मौजूद है और ये सिर्फ टेप कर ही मुमकिन होगा। जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे और मसले बयान नहीं किए जाएंगे, मामला हल नहीं होंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसर साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम बसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बसर साहब, सबसे पहले तो अलीमा खान साहिबा का शिकवा पार्टी रहनुमाओं से है। तोशाखाना 2 केस में जब पार्टी रहनुमा नहीं पहुंच रहे तो वो ये कह रही है कि आप
आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते बानी पीटीआई के लिए? यानी लोग अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तासुर ये उभरता है कि वो खान साहब के लिए उनके केसेस पर नहीं पहुंचता है। अच्छा रेहान, जरा अगर आप वीडियोस दोबारा देख लेंगे और बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे और मेरी तरह देखेंगे तो शायद आपको बहुत सारे रहनुमा नजर आएंगे। या आप अलीमा खान साहिबा को कह रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ। अलीमा खान साहिबा को कहे ना सर। सुन तो लें। मैंने वैसे उनको शॉर्ट नहीं सुना, लेकिन अभी मैंने खुद वीडियो देखी। हो सकता है कि जब वो वहां पहुंची हूँ तो उस वक्त तक वो सारे रहनुमा ना पहुंच सके हों। अभी मैंने खुद वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर हमारे वकला, हमारे MNAs, MPAs, वर्कर्स उस तमाम जुल्म जबर बर्बरियत के बावजूद कि वहां पर उनको गिरफ्तार किया जाता है, वहां अडयाला के पास जाने नहीं दिया जाता। सबसे बढ़कर यार इसको छोड़ दें कि वकला जिनका ये आईनी कानूनी हक है और वो साहिल जेल के अंदर इमरान खान मौजूद हैं कि उनको वो असिस्ट करें, उनको नहीं जाने दिया जाता अदालतों के अंदर। वहां पर मीडिया को नहीं जाने दिया जाता। वहां पर आपके हमें हर रोज बता दिया जाता है कि जनाब आज छुट्टी कर लो, आज समाअत नहीं होएगी। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये भी जो बात हो रही है बिल्कुल ये हकीकत नहीं है। मैं समझता हूँ 3 साल से जो जुल्म जबर बर्बरियत तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनों पर हुई है, ये एक पाकिस्तान की तारीख में खा वो ज़िया का मार्शल्ला था, खा ये मुशर्रफ का मार्शल्ला था। हमें फख्र है अपने पार्टी लीडरान पर। आपने कहा अलकादे ट्रस्ट केस 15 मिनट की समाअत अगर लग जाए तो खान साहब बरी हो जाएंगे, लेकिन तासुर यह है कि वो अगले साल से पहले लगने वाली नहीं है। इन द मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी होगी क्या? क्या इसी तरीके से मामला को ड्रैग करना है? खान साहब अंदर है, बाहर पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, स्टैंडिंग कमेटीज भी हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी एंजॉय करते रहे। रेहान, बहुत आपने उम्दा आपके सवाल में आपका जवाब है। आपने कहा तसर ये जा रहा है कि आपकी अपीलें नहीं लगेंगी। क्या ये फिर अदालती निजाम है? नहीं, लेकिन बस साहब यही अदालतें हैं ना जिन्होंने खान साहब को 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर जमानत दी है सर। उसका भी जवाब देता हूँ। आपने तसर का लफ्ज बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। जाहिर है खुलकर आप बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब एंकर्स ये कहने पर मजबूर हो जाए, अवाम ये कहने पर मजबूर हो जाए, जब सियासी जमातें कहने पर मजबूर हो जाए, दुनिया कहने पर मजबूर हो जाए कि पाकिस्तान का अदालती निजाम जो थोड़ा बहुत रह गया था 26वीं तरमीम के बाद। आपने मेरे सवाल का अगला हिस्सा नहीं सुना ना सर। मैं तो ये कह रहा हूं कि यही अदालतें हैं ना जिन्होंने 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर खान साहब को जमानत दी है, इसके ऊपर भी जोर है सर। अब मैं आपको इन अदालतों ने, आपने जो बार बार कह रहे हैं ना कि रिलीफ दिया है खान साहब को, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये झूठ और फ्रॉड केसेस इसका जुडिशियल कमीशन बनाएं। बेशक ये आपने 26वीं तरमीम की अदलिया के बाद फुल बेंच के बाद लगा दे, पूरी कौम को दिखाएं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं लगाया गया। ये हकीकत है कि जिसने इमरान खान साहब को छोड़ दिया, तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, उनके तमाम खून माफ हो गया और 9 मई भी माफ हो गया। लेकिन मज़हर साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद बानी को छोड़ दिया है। बाई इलेक्शन बानी कहता है कि कंटेस्ट नहीं करना, पॉलिटिकल कमेटी कहती है कंटेस्ट करना है। वो कहता है ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई को लगाए यहाँ उधर शिबली, वहां पर जो है वो सवाती साहब को पॉलिटिकल कमेटी कहती है नहीं करना। तो बानी पीटीआई के अपने डिसीजंस को सुपरसीड तो खुद आप लोग कर रहे हैं। रेहान भाई, आपने कहा कि पीटीआई ने यह छोड़ दिया इमरान खान साहब। जो इमरान खान साहब को छोड़ेगा वो महमूद खान, परवेज खटक, जहांगीर तरीन, किसका नाम है, उस्मान बुजदार, वो MNA MPA तो क्या, उसकी सियासत खत्म हो जाएगी, वो निशाने बन जाएगा। इसलिए आज पूरे पाकिस्तान में अगर 25 करोड़ अवाम है, अगर 8 फरवरी को 80% से 90% इमरान खान साहब के साथ है, लोगों का एक ही नारा है। इसलिए इमरान खान साहब को अभी शेर अफजल मरवत, आप उसका अंजाम और हशर देखें। उस शख्स को कोई जानता नहीं था, आज तक काउंसलर नहीं बना था। इमरान खान साहब का टैग लगा, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में शनाख्त दिया। अब जब पार्टी से निकाल दिया गया, अब उसे कहीं 100 बंदा भी इकट्ठा कर सर पार्टी का क्या करना है, पॉलिटिकल कमेटी का क्या करना है? आप खान साहब के इस डिसीजन के साथ खड़े हैं कि बाई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना,
या आप भी पॉलिटिकल कमेटी के साथ खड़े हैं? इमरान खान साहब का फैसला 100% उस पर मैं इत्तेफाक करता हूं। बात यह है रेहान तारिक साहब, 2/3 मेजॉरिटी हमें कौम ने दी 8 फरवरी को, छीन ली गई। हमें मखसूस नशिस्तें दी गई, चले वो आपने छीन ली। वो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के बाद छीन ली गई। 9 मई का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन और राना सनाउल्लाह के घरों के हमलों को बहाना बनाकर हमारे अपोजिशन लीडर्स को, एमएनए एमपीएस को फारिग किया जा रहा है, रिकाउंटिंग में फारिग किया जा रहा है। अब आप कन्विंस करेंगे अपनी पॉलिटिकल कमेटी को कि बाय इलेक्शन कंटेस्ट ना करें, जैसे हमाद अजहर साहब ने 29 से दस्तबरदारी का ऐलान किया, क्या आप भी कन्विंस करेंगे? सुन ले, इमरान खान साहब का फैसला 3 बार यही आया कि हमें इस जाली निजाम को अब लिटिमाइज नहीं करना, इस फ्रॉड निजाम को हमें एक्सपोज करना है और दुनिया को बताना है कि 45 से 47 की जी 2 नंबरी और टोपी ड्रम है, असीदा हिस्सा नहीं। क्योंकि हर बंदे को पता है पाकिस्तान में कि अवाम इस वक्त सिर्फ तहरीके इंसाफ का फैसला उन्होंने कर दिया, लेकिन उनकी अपनी जाती राय आ गई, अल्टीमेटली पॉलिटिकल कमेटी के पास आया। अब पॉलिटिकल कमेटी में जो डिस्कशन हुई है वो दोबारा खान साहब के पास जा चुकी है। तो मान लेना सर कि आपके लोग इस वक्त मज़ाहमत की सकत नहीं रखते, इसीलिए वो खान साहब के इस फैसले को डिनाई कर रहे हैं, डिनाइल मोड में है, वो मज़ाहमत नहीं कर सकते। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। ये आप तहरीके क्यों भाई कह रहे हैं आप? सुन ले रेहान, बहुत लोगों की एक एक घर की कहानी है। कारकुन खड़े, पीटीआई की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है? एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको बात बताऊं, जो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, जो खान साहब के नजरिए और खान साहब की सोच के साथ नहीं खड़ा होगा, वो काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकेगा। और अवाम बड़ी बाशऊर है, ध्यान वो एक एक चीज देख रही है, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या एक्टिविटी है, कौन हिस्सा ले रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब ने आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। मैं सिर्फ आपको बता दूं कि अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की है वो कहती है कि बाई इलेक्शंस के अंदर कंटेस्ट करना उसका कोई फायदा नहीं होगा और जो नाहलियां हुई हैं हमारे लोगों को उसको जायज करार देने के मुतरादिफ होगा। ये स्टेटमेंट अलीमा खान साहिबा का भी कुछ देर पहले का, इसके ऊपर कमेंट करते थे। आई हैव टू टेक अ ब्रेक सर। ऑलरेडी कह चुका हूं, ये सोच हमारे इमरान खान साहब की है, जो कि 8 फरवरी के मैंडेट के मुताबिक पाकिस्तान है, उन्होंने की ये सोच है। मैं खुद आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूं, जमहूरी पार्टी है ना, बिल्कुल हम इसको फ्रॉड और जाली निजाम को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए किसी तौर पर। इनको ये, चूंकि इन्होंने तो जीतना है, 47 दिन के 45 दिन के संभ्याल में क्या बना था, इसलिए आपने हमारे वो लोग जो 1 लाख वोटों से जीते हुए थे, अब कैंगरो कोर्ट से सजाएं दिलवाकर उनको फारिग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत पसस, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मुल्क में नए सूबों की पास गश्त है, प्रैक्टिकली ये आइडिया किस हद तक पॉसिबल है, क्या इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। मुल्क में नए सूबों का क़याम एक ऐसा मौजू है जो तवील अरसे से सियासी और अवामी हलकों में ज़ेर बहस रहा है। नए सूबों के क़याम का तकाजा करने वाले ये समझते हैं कि मुल्की हालात, बढ़ती हुई आबादी, माशी नाहमवारियों और इंतज़ामी कमज़ोरियों के पेश नज़र नागुज़ीर हकीकत बन चुका है। पाकिस्तान जब वजूद में आया तो उस वक्त वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद मगरबी पाकिस्तान के 4 सूबे बाकी रह गए। ये चारों सूबे यानी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इस वक्त मुल्क के तमाम इंतज़ामी, सियासी और माशी मामलात चला रहे हैं। लेकिन नए सूबों के क़याम का मुतालबा करने वाले ये समझते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ इन सूबों की आबादी, रकबा और ज़रूरियात इतनी बढ़ गई हैं कि एक मौसर हुकूमती ढांचा तश्कील देने के लिए नए सूबों की ज़रूरत नागुज़ीर नज़र आती है। नए सूबों के क़याम का मुतालबा करने वाले ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 24 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। इतनी बड़ी आबादी के मसाइल को सिर्फ 4 सूबों के ज़रिए हल करना आसान नहीं है। अब नए सूबों के क़याम के साथ माशी पहलू को भी जोड़ा जा रहा है। माहिरीन के बकौल पाकिस्तान में अक्सर तरक्याती वसाइल और मनसूबे बड़े शहरों तक महदूद रहते हैं। अगर नए सूबे बनेंगे तो वसाइल की तकसीम ज़्यादा मुतवाज़न होगी, हर खित्ता अपनी ज़रूरियात के मुताबिक बजट तैयार कर सकेगा, मकामी सतह पर रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे और आवाम को तरक्की के ज़्यादा इम्कानात मैसर आएंगे। सकाफती और लिसानी पहलू भी इस बहस का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान
एक कसीर सकाफती मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ ज़बानें, रस्म व रिवाज, सकाफती शनाख्तें मौजूद हैं। बहुत से खित्ते ये समझते हैं कि उनकी ज़बान और सकाफ़त को नज़रअंदाज किया जाता है। अगर उन्हें सूबाई सतह पर अपनी हुकूमत मिल जाए तो वो अपनी सकाफ़त को फ़रोग़ दे सकेंगे और अपनी शनाख्त को महफूज रख सकेंगे। यही वजह है कि नए सूबे बनाना महज इंतज़ामी सहूलत नहीं बल्कि अवामी शनाख्त के एहतराम का तकाजा भी करार दिया जा रहा है। ये आइडिया किस कदर काबिल अमल है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त सरबराह पिलडाट सीनियर कॉलम नवीस तज बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहमद बिलाल महबूब साहब, मुल्क में नए सूबे बनाने की बाज़गश्त है, क्या वफाकी ढांचे में इतनी बड़ी तब्दीली लाना काबिल अमल है, पॉसिबल लगता है आपको? नामुमकिन तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। उसके लिए एक इत्तफाक राय पैदा करना, कंसेंसस चारों सूबों के दरमियान और उसके बाद फिर उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी हासिल करना हर सूबे के अंदर और फिर कौमी असम्बली के अंदर और फिर सेनेट के अंदर, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। नामुमकिन तो नहीं है। देखिए वो फाटा का मर्जर जब हुआ खैबर पख्तूनख्वा में 2017 में, तो उस वक्त उसके पीछे कई सालों की तैयारी थी कि उसके लिए इत्तफाक राय हासिल कर लिया गया था कि अब मर्जर होगा फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में, वरना उसको अलग सूबा बनाने की भी एक तहरीक मौजूद थी। तो जी हाँ, हो सकता है लेकिन बहुत ही मुश्किल होगा मेरे ख्याल में। साहब, आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे आपने इशारा दिया कि नेशनल असम्बली के अंदर 2/3 मेजॉरिटी, लेकिन प्रोविंशियल असम्बलीज के अंदर भी इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और फिर जो स्टेटमेंट्स है, फॉर एग्जांपल सईद गनी साहब जो कह रहे हैं, यानी सियासी रहनुमाओं के इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल है वो इसकी मुखालिफत करते हैं, तो क्या पॉलिटिकल विल समझा जाए कि आड़े आ सकती, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल ज़रूर लगता है? जी हाँ, एक तो ये है कि इत्तफाक राय नहीं है विल के अलावा। देखिए इत्तफाक राय नहीं है। सिंध कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके प्रोविंस के अंदर कोई नया सूबा बनाया जाए। इसी तरह से दूसरे कई लोग चाह रहे हैं, मसलन बलूचिस्तान में कुछ लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे एक पख्तून सूबा क्रिएट हो जाए, पख्तून मेजॉरिटी एरियाज़ में। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा का सूबा कभी ये नहीं चाहेगा कि वहाँ पे हज़ारा का अलग सूबा बन जाए। तो ये कैसे इत्तफाक राय हासिल होगा? तो इत्तफाक राय पैदा करना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर ये काम किया गया तो इसका बड़ा नुकसान होगा। तो ये मेरे ख़्याल में एक ऐसी कोशिश है जिसके नतीजे में मज़ीद अफरा तफरी तो फैल सकती है, यानी जज्बाती तौर पे कई सूबे एक्टिवेट हो सकते हैं इसके हक़ में या इसके ख़िलाफ़, लेकिन इसका कोई एमिकेबल सेटलमेंट कम से कम नियर फ्यूचर में नहीं। देखिए, सूबे की हिमायत करने वाले हमसाया मुल्क भारत की एग्जाम्पल देते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से सूबे मौजूद हैं। फिर जब मगरबी पाकिस्तान था तो आबादी 3 करोड़ थी, जो बढ़ के अब 25 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, तो इसलिए सूबे बनाना नागुज़ीर है। तो आप समझते हैं कि ये नागुज़ीर वजूहात है? देखिए, एक बड़ी गलत फहमी लोगों के जहनों में ये है कि सूबों का बनना आबादी से मशरूत है। आबादी से मशरूत नहीं है। लोग यहाँ कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे बनना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे बनते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, डिविजन्स, तहसील्स, यूनियन काउंसिल्स, और वो हमारे यहाँ बढ़ती रही हैं। मसलन क़याम पाकिस्तान के वक्त हमारे वेस्ट पाकिस्तान में 12 डिविजन्स थे, अब वो 32 हो गए हैं। तो उनको तो इंक्रीज़ किया गया है और वो किया जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए सूबे भी लाजमी बढ़ा दिए जाएं, ये ज़रूरी नहीं होता। कई दुनिया के मुल्क हैं जहाँ सूबे जिस तरह के हमारे यहाँ सूबे हैं उस तरह के सूबे हैं ही नहीं। इंडोनेशिया हमसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, वहाँ कोई सूबे नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं लेकिन सूबे नहीं है। हर सूबे की अलग असम्बली हो, हर सूबे का गवर्नर हो, हर सूबे का चीफ मिनिस्टर हो, कैबिनेट हो, ऐसा वहाँ नहीं है। यूके में देख लें, वहाँ पे भी सूबे नहीं हैं। तो वहाँ पे तो गवर्नेंस यूके में बहुत अच्छी है। फ्रांस में भी नहीं कह सकते कि वो फेडरल स्टेट है, वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं लेकिन वो फेडरेशन नहीं है। तो सूबे बनाना ज़रूरी नहीं है। लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार देना और उन छोटे यूनियन काउंसिल्स के लेवल पे, तहसील लेवल पे, ज़िले के लेवल पे इख्तियारात को तकसीम करना, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं सूबे नहीं भी हैं लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स वहाँ ज़रूर है दुनिया में। तो हमें जो चीज़ करने की है वो लोकल गवर्नमेंट्स को
फाल बनाने की है, उनको एक्टिवेट करने की है। वो हम करते नहीं, जो ऑलरेडी मौजूद है, जो नहीं है उसके लिए हम इतना मुश्किल काम करने के अहमद लिए बिलाल तैयार साहब, हो रहे के साथ साथ इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी तो है कि एनएफसी अवार्ड और एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों को बहुत बड़ी रकम जाती है, वफाक के पास शेयर बहुत कम बचता है, तो कहीं ना कहीं कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये तो बिल्कुल अलग मामला है ना, इसका सूबों से तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये यकीनन एक मसला है कि वफाक के पास जो वसाइल बाकी बच जाते हैं वो उसकी ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी हैं। हर दफ़ा जब बजट बनता है तो उनको डेफिसिट को कवर करने के लिए बाहर दुनिया के मुल्कों से कर्ज लेना पड़ता है और ये बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका कोई हल तलाश करना पड़ेगा। या तो हमें अपने रेवेन्यूज़ को ज़्यादा कलेक्शन करना पड़ेगा, एफबीआर की एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर ये नहीं है तो फिर हमें जिस तरह से कई दफ़ा इनोवेटिव तरीके करते हैं कि कुछ पेट्रोलियम लेवी है, पेट्रोलियम लेवी किस्म की और लेवीज लग सकती हैं जो सूबों में तकसीम ना हो, लेकिन वो वफाक के ज़रिए इस्तेमाल वफाक कर रहा है, तो वफाक के काम करे तो इस तरह की चीज़ों से। लेकिन मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम को रोल बैक करना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी। उसके ज़रिए से अगर आप इस मसले को हल करेंगे तो ये मसला शायद हल हो जाए, लेकिन एक और बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 18वीं तरमीम पे बड़ी जद्दोजहद थी छोटे सूबों के ख़ास तौर पे। अब उसको रोल बैक करना, लेकिन आपको नहीं लगता सर कि 18 रोल बैक तो हो रही है, क्योंकि 27वीं तरमीम की बाज़गश्त है और फिर आर्टिकल 239 जो सूबों से मुतालिक हो सकता है उसका क्विक फिक्स भी 27वीं तरमीम के अंदर ढूंढा जाए। देखिए, जो आर्टिकल 239 है वो भी तो 18th अमेंडमेंट के ज़रिए से अमेंड हुआ था ना। उसके मुताबिक ये है कि आपका नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में जो सूबों का हिस्सा है वो ज़्यादा तो हो सकता है, कम नहीं हो सकता। तो ये इसको अगर आपने रोल बैक किया तो वो 18वीं तरमीम के एक हिस्से को ही रोल बैक कर रहे होंगे ना, ये बुरा मैसेज जाएगा। मेरे ख्याल में इसकी बजाय कोई अल्टरनेटिव डिस्कस करने चाहिए सूबों से, कोई इत्तफाक राय से ही होगा ना। आप 18वीं ये 2/3 मेजॉरिटी से आप ये कर भी लेंगे तो एनएफसी तो इत्तफाक राय से होगा। तो मेरे ख्याल इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि 2/3 मेजॉरिटी, जिसे मैं कहूँगा कि अगर आपने ब्रूट मेजॉरिटी के ज़रिए से इसको तब्दील करने की कोशिश की तो छोटे सूबे जिनके पास ये 2/3 मेजॉरिटी को चैलेंज करने के लिए वोट तो इतने नहीं हैं, लेकिन वो बहुत बुरा इसका मैसेज लेंगे और वो पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है, उसकी सालमियत है, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो अहमद को क्या लगता है कि अगर कुछ लोग इसमें आड़े आते हैं, मज़ाहमत करते हैं, तो कोई बड़ी सियासी तब्दीली भी आ सकती? देखिए, सियासी तब्दीली जो थी वो गैर सियासी तरीक़ों से तो माजी में भी कई दफ़ा आई है, जब ये रीज़न्स नहीं भी थे। हर दफ़ा की अपनी अपनी रीज़न्स होती हैं। हमारे यहाँ बड़ी सियासी तब्दीलियाँ गैर सियासी तरीके से आई हैं, अब भी आ सकती है। कोई कहाँ रोक सकता है उसके लिए? तो किसी के पास ताकत नहीं को से रोक सके, लेकिन वो मुल्क के लिए अच्छा होगा? मेरे ख्याल में नहीं अच्छा होगा। वो हर कीमत पे अवॉइड करना चाहिए और इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। उसमें टाइम लग जाता है। 18th अमेंडमेंट में भी 1 साल लगा था ना इत्तफाक राय पैदा करने में, लेकिन बिल आखिर हो गया इत्तफाक राय और फिर 18th अमेंडमेंट पास हो गई। अब भी अगर आपको एक चीज़ अमेंड करना चाहें तो कोशिश करें, बातचीत शुरू करें, इत्तफाक राय से हो सकता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब सबरा पिल्लाट हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत और सियासत हमेशा से गैर रिवायती बयानात और गैर मुतवक्की अंदाज की वजह से तवज्जो का मरकज रही है। अब व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान एक बार फिर उन्होंने पाक भारत जंग के तनाजुर में ऐसा बयान दिया जिसने भारत के जख्मों को कर दिया है। सदर ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए थे और उस वक्त सूरत हाल इस नहज पर पहुंच गई थी कि एटमी जंग का खदशा पैदा हो गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान बज़ाहिर एक सादा याद दहानी लगता है, लेकिन सफारती और सियासी एतबार से इसके कई पहलू हो सकते हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। सबसे पहले यह सवाल पैदा होता है कि भारत के लिए बयान कितना नागवार और नाकाबिल कबूल साबित हो सकता है, जैसे कि भारत हमेशा अपनी अस्करी सलाहियत, टेक्नोलॉजी और दिफाई बालादस्ती को दुनिया के सामने उजागर करता है। इस पस मंजर में अगर एक अमरीकी सदर ये कहे कि भारत को इतना भारी नुकसान हुआ
कि उसके 7 जहाज गिराए गए, तो ये भारत की अस्करी साख पर एक कारी ज़रब है। ये सिर्फ एक अस्करी शिकस्त नहीं बल्कि भारत की सियासी क़यादत के लिए भी एक नफसियाती धचका है, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत ने इस वाक़े को कौमी फ़ख्र और फ़ौजी ताकत के इजहार के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी। अब सवाल ये है कि सदर ट्रंप बार बार इस वाक़े को क्यों दोहराते हैं और इस पर जोर क्यों देते हैं कि अगर वो मुदाखलत ना करते तो पाक भारत एटमी जंग छिड़ सकती थी। इसका एक पहलू ट्रंप के ज़ाती मिजाज से जुड़ा है। वो हमेशा से आलमी मामलात में खुद को डील मेकर के तौर पर पेश करते हैं, इसीलिए वो बार बार इस जंग को रोकने का क्रेडिट लेते हैं ताकि ये तासुर कायम हो कि अगर वो ना होते तो जनूबी एशिया में एक खौफनाक जंग छिड़ सकती थी। दूसरी जानिब भारत के लिए ये पैगाम नहायत तल्ख है। भारत हमेशा दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश करता रहा है कि वो एक जिम्मेदार एटमी ताकत है, लेकिन जब अमरीकी सदर ये कहते हैं कि भारत के तैयारे गिराए गए, भारत जंग के दहाने पर पहुंच गया था और उसकी एटमी ताकत गैर जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल हो सकती थी, तो ये बयानिया दरअसल भारत के बयानिए को ज़िक पहुंचा रहा है। ये बयान आलमी बरादरी के सामने भारत की अस्करी और सियासी कमजोरी को बेनकाब करता है। भारत के लिए ये इसलिए भी नागवार है कि वो खुद को हमेशा पाकिस्तान पर गालिब कुव्वत के तौर पर पेश करता है, लेकिन ट्रंप के बयानात से ये तासुर मिलता है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत को जवाब दिया बल्कि उसे भारी नुकसान भी पहुंचाया। इसी तरह ट्रंप के ऐसे बयानात के पीछे एक पोशीदा पैगाम भी हो सकता है। वो दरअसल भारत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर अमेरिका की हिमायत ना हो तो भारत को खित्ते में तन्हा और गैर महफूज समझा जा सकता है। ये पैगाम भारत को मजबूर करता है कि वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मजीद गहरा करे, उसके माशी और दिफाई मुआहिदों में ज़्यादा शमूलियत इख्तियार करे और अमरीकी क़यादत को अपने लिए नागुज़ीर समझे। ट्रंप चूँकि एक कारोबारी ज़हन रखने वाले सदर थे, इसलिए उनके आलमी सियासत भी उनकी एक किस्म की डील ही है। भारत को ऐसे बयानात के ज़रिए एहसास दिलाना कि उसकी फ़ौजी नाकामियाँ दुनिया के सामने आया है, दरअसल उसे अमरीका के साथ मज़ीद करीब करने की हिकमत अमली हो सकती है। एक पहलू ये भी है कि ट्रंप पाकिस्तान को भी एक इशारा दे रहे हैं। उनका ये कहना कि 7 जहाज़ गिराए गए और जंग एटमी सतह तक जा सकती थी, पाकिस्तान के लिए इस हवाले से मस्बत है कि आलमी ताकत ने उसके मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। पाकिस्तान हमेशा से ये मौक़िफ़ रखता आया है कि उसने भारत की जारयत का भरपूर जवाब दिया और खित्ते को जंग से बचाने के लिए ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। ट्रंप के बयानात पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तक़वियत देते हैं, इसलिए ये बयानात पाकिस्तान के लिए एक सफारती कामयाबी भी समझे जा सकते हैं। इस सारे पस मंज़र में ये बात वाज़ेह है कि ट्रंप सिर्फ एक वाक़या याद नहीं दिला रहे बल्कि एक मुकम्मल सियासी पैगाम दे रहे हैं। वो एक तरफ अपनी शख्सियत को अमन कायम करने वाले लीडर के तौर पर उजागर कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत को उसकी अस्करी कमज़ोरी याद दिलाकर उसे मज़ीद अमरीका का मोहताज बना रहे हैं, और तीसरी जानिब पाकिस्तान को यह तासुर दे रहे हैं कि अमरीका उसके मौक़िफ़ को भी अहमियत देता है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानात का असल मकसद सिर्फ माजी की याद दहानी नहीं बल्कि मुस्तकबिल के ताल्लुकात की समत मुतय्यन करना है। यह भारत के लिए एक सख्त पैगाम है कि अस्करी बरतरी के दावे करने के बावजूद उसके लिए अमरीका की हिमायत नागुज़ीर है, और ये पाकिस्तान के लिए भी एक इशारा है कि अमरीका उसके किरदार को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में आए रोज़ करप्शन स्कैंडल सामने आना एक तशवीशनाक सूरत हाल को जन्म दे रहा है। इससे न सिर्फ गवर्नेंस के निज़ाम पर सवालिया निशान लग रहा है बल्कि सूबे के कुदरती वसाइल के शफाफ और बेहतर इस्तेमाल के हवाले से अवामी एतमाद भी बुरी तरह मजरूह होता है। अब ताज़ा तरीन मामला प्लसर गोल्ड की नीलामी से जुड़ा है, जहाँ बेज़ाब्तगियों के इंकशाफात ने सूबाई हुकूमत और इदारों की कारकर्दगी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। ये वो मामला है जो बज़ाहिर सूबे के लिए माशी इनकलाब की सूरत इख्तियार कर सकता था, लेकिन अब खरबों के नुकसान की कहानियां मंजर आम पर आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नैब की तहकीकात में यह इंकशाफ हुआ है कि दरियाए सिंध और दरियाए किनारे मौजूद सोने के ब्लॉक्स की नीलामी में रिजर्व प्राइस जानबूझकर कम मुकर्रर की गई थी, और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जियोलॉजी पेशावर की 2015 की स्टडी को यकसर नज़रअंदाज किया गया। हालांकि इस स्टडी में फी टन 0.21 से 44.15 ग्राम सोने के ज़खायर की निशानदेही की गई थी। अब इस मामले में इल्ज़ाम ये लग रहा है कि महकमे ने खैबर पख्तूनख्वा एक्शन रूल्स 2022 को नज़रअंदाज करते हुए मखसूस बोली दहिंदगान को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की। इसके अलावा जो लीज होल्डर्स हैं वो खुल्लम खुला सबलेटिंग कर रहे हैं और हफ्तावार 5 से 7 लाख रुपए वसूल करते हैं, जिससे उनकी आमदन हफ्तावार 75 करोड़ से 1 अरब रुपए तक जा पहुंची है, जबकि हुकूमत को महज मामूली हिस्सा मिलता है। ये वो तजाद है जो जाहिर करता है कि कीमती वसाइल अवामी खजाने की बजाय चंद हाथों में सिमट रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं कर रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बकौल उसने नीलामी ज़्यादा कीमत पर की, जहाँ एक ब्लॉक की रिजर्व प्राइस माजी में 65 करोड़ रुपए थी, अब कम अज़ कम कीमत 1 अरब 10 करोड़ रुपए रखी गई है, और 4 ब्लॉक्स तकरीबन 4.6 अरब रुपए में 10 साल के लिए नीलाम हुए हैं।
सूबाई हुकूमत यह दावा भी कर रही है कि गुज़श्ता 20 साल से नीलामी नहीं हुई और लोग गैर कानूनी तौर पर सोना निकालते रहे, जबकि उनकी हुकूमत ने इस अमल को कानूनी शक्ल देकर ज़्यादा नर्ख पर नीलाम किया। बहरहाल इस तजाद ने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया है। एक तरफ नैब का मौक़िफ़ है कि सूबे को जानबूझकर खरबों का नुकसान पहुंचाया गया और कीमती ज़खायर को सस्ते दामों बेचा गया। अब हकीकत जो भी हो, असल नुकसान सूबे की आवाम का है, जो अपने ही वसाइल के गैर शफाफ इस्तेमाल की वजह से गुर्बत और पसमानदगी में जकड़े हुए हैं। ये स्कैंडल इस बात की निशानदेही करता है कि अगर मुतल्लिका महकमे अपनी जिम्मेदारियाँ ईमानदारी से अदा ना करें तो कीमती कुदरती ज़खायर भी करप्शन की नज़र होकर अवामी तरक्की की बजाय चंद मखसूस तबकात की जेबों में चले जाते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो खुद को शफाफियत और एहतसाब के लंबरदार करार देती रही है, खैबर पख्तूनख्वा में प्लास्टर गोल्ड की नीलामी में सामने आने वाली बेज़ाब्तगियों ने उसके दावों पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।